अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एहेड टेस्ट 2, जिसमें लेसन 11 से 15 तक 11 से 15 तक की क्वेश्चन सॉल्व होगी। तो सेक्शन ए में देखिए 4 क्वेश्चन है और एक 1 मार्क की है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 1 नंबर देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस एज यू प्रोसीड राइट द प्लेस बिलो ऑफ ईच डिजिट कीप्स डैश बाई 1/10। मतलब यहाँ से अगर एक नंबर हम स्टार्ट करें, मान लीजिए 241.32, इसकी प्लेस वैल्यू 200 है, इसी प्लेस वैल्यू 40 है, इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू 3/10 है और इसकी प्लेस वैल्यू 2/100 है। तो जितनी हम राइट साइड में जा रहे हैं ना, तो 10 गुना कम हो रही है। अच्छा, इसकी देखिए ये हंड्रेड्स की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, ये वंस की प्लेस है, ये देखिए 1/10 की प्लेस है और ये है 1/100 की प्लेस। ठीक है, अब देखिए जितने हम राइट साइड में जा रहे हैं ना, 10 गुना कम हो रही है, और राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ रही है तो 10 गुना बढ़ रही है। तो यहाँ कह रही है कि देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम दी वंस प्लेस एज यू प्रोसीड राइट, जितने हम राइट साइड में जा रही है तो द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट कीप्स, तो हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होगी? डिक्रीजिंग होगी, तो इसकी आंसर होगी डिक्रीजिंग। तो 1 नंबर के आंसर जस्ट गैप में लिखना डिक्रीजिंग। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.2 इंटू 0.12। तो देखिए 0.2 इंटू 0.12 की वैल्यू 0.024 होगी। तो देखिए दोनों डेसिमल नंबर है तो कैसे इंटू करते हैं? पहले देखिए 2 से 12 को इंटू कीजिए, तो 2 12 24 है। अब देखिए इस नंबर में 1 डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, और इसकी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो 1 और 2 क्या है? 3 है। तो दोनों मिला के डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट्स में भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ओनली 24 आ रही है, 2 डिजिट्स आ रही है। तो क्या करना? तो यहाँ देखिए डेसिमल और 5 सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट के बीच एक जीरो ले आना। तो आप देखिए 3 डिजिट्स हो गई ना, तो 0.024 होगी। अच्छा, 2301.72 डिवाइडेड बाई 100, इसको 100 से डिवाइड देने से क्या होगा? तो देखिए इसको 100 से डिवाइड देने से देखिए डेसिमल पॉइंट आप जिस पोजीशन में हैं, इस पोजीशन से और भी 2 डिजिट्स लेफ्ट में मूव होगी, क्योंकि 100 से हम डिवाइड दे रही है ना, तो ये बिल्कुल ऐसी हो रही है 2301.72 डिवाइडेड बाई 100। तो जब 100 से हम डिवाइड देते हैं, मतलब 10 की इंडेक्स से, हम देखते हैं कि 1 के बाद कितने जीरो है, तो यहाँ 2 जीरो है, तो 2 डिजिट लेफ्ट में मूव होगी। डिवाइड की केस में तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में मूव होते हैं, तो 23.01272 होगी, तो 23.0172। आप 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल की एरिया क्या होगी? तो एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस यहाँ 7 सेंटीमीटर है ना, 7 सेंटीमीटर, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई स्क्वायर है, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, आर तो 7 है ना, तो 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, तो एक 7 से एक 7 कट जाएगी, तो 7 इंटू 22 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 5 नंबर देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है सेक्शन बी में, और एक की मार्क 2 है। 1/40 इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज, 1/40 को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की जाए ना, तो क्या होगी? देखिए 1/40 को हम 1/4 इंटू 10 लिख सकते हैं, 40 को 4 इंटू 10। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1/10। 1/4 देखिए नीचे नीचे इंटू कीजिए, 4 10 40, और ऊपर इंटू करने से 1 इंटू 1 1 ही है। अच्छा, 1/4 मतलब 0.25, 1 को 4 से डिवाइड करने से 0.25 आएगा। अब देखिए फिर से 1/10, यानी कि 10 से 0.25 को डिवाइड हो रही है, तो 10 में एक जीरो है 1 के बाद, तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में मूव होगी, कितने डिजिट? एक डिजिट, क्योंकि यहाँ 10 से डिवाइड हो रही है, तो और एक डिजिट 0 से बना के 0.025 हो रही है। ठीक है, आप 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल पी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल बी यूज्ड फॉर दिस कंस्ट्रक्शन। तो किसी एक ट्रायंगल की पी क्यू एक साइड दी गई है, ये पी क्यू साइड है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अच्छा, पी में एंगल कितने हैं? 45 डिग्री, यहाँ एंगल 45 डिग्री है। अच्छा, और क्यू में एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो देखिए पी क्यू आर, यहाँ तो आर होगी ना, तो ये देखिए कौन सी रूल के हिसाब से होगी, कौन सी क्राइटेरियन या फिर कौन सी कॉन्ग्रुएंस मेथड की, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन की। तो देखिए एंगल साइड एंगल, 2 एंगल्स है और बीच में एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल मतलब ए एस है। तो देखिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ट्रायंगल ए एस ए मेथड इज यूज्ड। ठीक है, अच्छा ये सी नंबर है,
सी नंबर ऐसे मेथड, ठीक है। अच्छा, आप 7 नंबर देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो 1 नंबर विथ बेस 12 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर। तो बेस 10 है, ऑल्टीट्यूड 12 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जबकि बेस और ऑल्टीट्यूड की बात आ रही है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल की एरिया की फॉर्मूला है 1/2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो हाफ बेस 12, तो 2 6 12। अब देखिए 6 10 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 नंबर में देखिए क्या कहा, राइट एंगल एट ए विथ ए बी इजल टू ए सी इजल टू 6 सेंटीमीटर। तो 2 नंबर के केस में देखिए राइट एंगल एट ए, तो यहाँ ए पर राइट एंगल है, तो मान लीजिए ए बी ये है सी। अब देखिए ए बी इजिकल टू ए सी, ए बी इजिकल टू ए सी इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो इसको बेस मानिए, इसको ऑल्टीट्यूड मानिए। तो क्या हो रही है, वही 6 इंटू 6, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, मतलब हाफ इंटू 6 इंटू 6, 2 3 6 और 3 6 18, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो समझ गए ना। अच्छा, अब 8 नंबर देखिए, ड्रॉ एंगल एक्स और वाई इजिकल टू 40 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। तो आप ड्राइंग की बात आ रही है, तो पहले देखिए एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। मान लीजिए ये है, देखिए एंगल क्या होनी चाहिए, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो ये पॉइंट ओ हो गई, क्योंकि ओ में एंगल होनी चाहिए, ये पॉइंट है ओ। अच्छा, अब देखिए यहाँ 40 डिग्री है ना, तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से 40 डिग्री मेजर करना। तो यहाँ प्रोट्रैक्टर फिट कर लेना, मतलब प्रोट्रैक्टर के जो मिडिल पार्ट है ना, ठीक मिडिल ओ पॉइंट पर होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ से एंगल होगी, तो 40 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 40 डिग्री। अब देखिए इस पॉइंट से ओ पॉइंट तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके ले आना, तो ये है, तो यहाँ 40 डिग्री एंगल बन रही है। ये कितने डिग्री है, 40 डिग्री। अच्छा, अब देखिए ये क्या है, एक्स और वाई है ना, तो एक्स और वाई, इस पॉइंट का नाम वाई दे दीजिए। अब देखिए फिर से कह रही है कि एंड बाइसेक्ट इट, मतलब ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करना। तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ इस पॉइंट को लेना, यहाँ एक आर्क ड्रॉ कर लेना। अब देखिए दोनों आर्क्स, ये जो दो लाइन है ओ एक्स और ओ वाई, दो अलग अलग पॉइंट्स पर काटा। मान लीजिए ये है एन, और यहाँ ये जो पॉइंट है इसको एम मान लीजिए। अब देखिए एम और एन में अलग अलग दोबारा कंपास के पिन रख के यहाँ और एक आर्क ड्रॉ करना। देखिए यहाँ एक आर्क ड्रॉ कर लेना, फिर से एन पर पिन रखना कंपास के और एक आर्क ड्रॉ करना। तो देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पर काट कर रही है, तो इस पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ले आना ओ तक। तो यहाँ देखिए बाइसेक्ट हो गई, तो मान के चलिए ये Z है, Z पॉइंट है, तो ये पूरा कितने डिग्री है, 40 डिग्री है। तो एक्स ओ वाई, अच्छा, तो देयरफॉर बाइसेक्ट करने से क्या हुआ, एंगल एक्स ओ जेड इज इक्वल टू, बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ हो गई, आधा आधा हो गई, दोनों आधा आधा हो गई, ठीक है। तो एक्स ओ जेड इज इक्वल टू वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड। तो आपके आंसर हो गई भाई। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिवाइड 1.575 डिवाइडेड बाय 0.014। तो देखिए 1.575 डिवाइडेड बाई 0.014 है, तो डिवाइड ऐसे ही लिखिए, रिप्रेजेंट कीजिए। अब देखिए दोनों 3 डेसिमल्स हैं, इसकी भी 3 डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट से, इसकी केस में भी 3 डिजिट से, तो बराबर है ना। तो डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दीजिए, तो ये होगी 1575 और यहाँ जस्ट 14 होगी, क्योंकि इसके पहले जो जीरो है इस जीरो की कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो 1575 को 14 से डिवाइड देने से क्या होगी, 7 से काटेगा, 7 2 14 और 7 225 1575। अब देखिए 2 से इसको डिवाइड देना, तो 2 1 2, फिर से 2 1 2, 2 2 4, 1 बचेगी, तो डेसिमल पॉइंट के बदले में एक जीरो लाना, तो 10 होगी, 2 5 10, तो ये होगी आंसर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सी सेक्शन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो रही है 3 मार्क की। 10 नंबर के, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स, जस्ट बताना। इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ साइड 4.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये पॉसिबल होगी कि नहीं, तो यहाँ साइड क्या क्या दी गई है, 4.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर।
तो 3 साइड्स की लेंथ है, तो क्या इसे हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं? क्या इसे एक ट्रायंगल फॉर्म होगी? तो देखिए, किसी भी ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए जो 3 साइड्स होते हैं ना, इनमें से किसी भी 2 साइड्स की साम तीसरे साइड से बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक टेक्निक है, सबसे छोटी जो 2 साइड्स है इनकी साइड्स की लेंथ ऐड कर दीजिए और देखिएगा कि सबसे बड़ी जो साइड है, लंबी जो साइड्स है, इससे ज़्यादा आ रही है कि नहीं। तो यहाँ सबसे बड़ी 8.2 है और छोटी जो 2 साइड से 4.5 और 3.5 दोनों को ऐड करना है, 4.5 और 3.5। तो 5 + 5 10 0 कैरी ओवर 1, 4 + 3 7 + 1 8 है, तो सिर्फ 8 सेंटीमीटर आ रही है। इन दोनों को ऐड करने से 8 सेंटीमीटर आ रही है, लेकिन थर्ड साइड जो है ना ये 8.2 है, मतलब इन दोनों साइड के साम से भी छोटा है। तो छोटा है या फिर बराबर है तो इससे ट्रायंगल नहीं होगी। ये जो साम आया ये थर्ड साइड से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ कह रही है कि ऐसे पॉसिबल है, तो मतलब ये फॉल्स है, तो 10 के 1 फॉल्स है। अब अच्छा, आप 10 के 2 देखिए, ए यूनिक ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन इफ 3 एंगल्स आर गिवन। क्या ये पॉसिबल है? अगर 3 एंगल दी जाए, तीनों एंगल्स दी जाए, मान लीजिए पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, तो एंगल P = 60 डिग्री। अच्छा, एंगल Q = भी 60 डिग्री, ठीक है, और एंगल R = भी 60 डिग्री। मान के चलिए ऐसा है, तीनों एंगल बराबर है, तो क्या इसे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर पाएंगे अगर तीनों एंगल्स दी जाए? तो भाई ये पॉसिबल नहीं है जब तक किसी एक साइड की लेंथ ना दी जाएगी, क्योंकि 60 डिग्री तो ऐसी भी होगी, 60 डिग्री करके ऐसी भी तो एक ट्रायंगल बनेगी ना, और एक एंगल बराबर है 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, और ऐसे भी एक छोटी ट्रायंगल बनेगी, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइज बराबर, तो इसकी भी तीनों एंगल्स की हो रही है 60 डिग्री होगी। और ऐसी बड़ी भी एक ट्रायंगल बना सकते हैं जिसकी तीनों एंगल्स की हो रही है 60 डिग्री करके होगी, हो रही है 60 डिग्री करके होगी। तो यहाँ साइड की लेंथ क्या होगी ये तो नहीं दी गई, तो इससे संभव नहीं है कि एक ट्रायंगल बना जाए जस्ट तीनों एंगल्स देने से। हाँ, 2 एंगल्स और किसी एक साइड देने से हो जाएगी। तो देखिए, ये यूनिक ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन इफ 3 एंगल्स आर गिवन, 3 एंगल्स देने से ट्रायंगल नहीं होगी, तो ये भी फॉल्स है, तो 2 नंबर फॉल्स है। अब 3 नंबर देखते हैं, 2 मेजरमेंट्स आर नीडेड टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने के लिए 2 मेजरमेंट्स ज़रूरी है, ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने के लिए। तो मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अच्छा 2 मेजरमेंट्स, ओनली 2 मेजरमेंट्स, तो मान लीजिए ये बेस है 3 सेंटीमीटर और ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो इससे आप ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ट्रू है, तो आंसर 3 नंबर ट्रू। अच्छा, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ रेशनल नंबर्स प्रोड्यूस। तो यहाँ देखिए 1 नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल से किस टाइप की रेशनल नंबर होगी? देखिए, हमने 12 नंबर चैप्टर में सीखी कि रेशनल नंबर में डेसिमल को कन्वर्ट करना और डेसिमल को रेशनल नंबर्स में। तो 1 नंबर देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर विल कंटेन 2 और 5 और बोथ एज प्राइम फैक्टर्स। मतलब क्या है, मान लीजिए 3/2 है, तो इसकी वैल्यू 1.5 होगी। मान लीजिए 3/10 है, यहाँ देखिए एक फैक्टर 2 है, 3/10 मान लीजिए, तो यहाँ देखिए 3/10 को हम 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 × 5, 2 और 5 दोनों ही फैक्टर्स हैं, तो 3/10 = 0.3 है, तो इससे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रही है ना। अच्छा, फिर देखिए मान लीजिए 3/5 है, तो इसकी वैल्यू भी 0.6 है, और ये देखिए फैक्टर 5 है, ठीक है। तो फैक्टर 2 होने से या 5 होने से या फिर 2 और 5 दोनों होने से टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। तो ये ऐसे ही लिखा, द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर विल कंटेन 2 और 5 और बोथ एज प्राइम फैक्टर्स। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसकी जो रेशनल नंबर की फॉर्म है, इस नंबर की डिनोमिनेटर में या तो 2 होगी या तो 5 होगी या तो दोनों फैक्टर्स होंगे, ठीक है। 2 नंबर देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मान लीजिए 1/3 है, 1/3 इसकी वैल्यू है 0.333 ऐसी आती रहेगी, अनलिमिटेड, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन सीमित नहीं। और देखिए हमेशा 3 आ रही है, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब बंद नहीं हो रही, लेकिन रिपीटिंग, सेम नंबर सेम प्लेस में रिपीट हो रही है। तो इसके केस में देखिए आंसर क्या होगी, द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर कंटेन्स एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 2 और 5 इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग आइदर ऑफ 2 और 5 और बोथ। मतलब क्या है,
यहाँ देखिए 1 नंबर के केस में डिनोमिनेटर या तो 5 या तो 2 या तो 5 और 2 दोनों ही एज फैक्टर्स होंगे, लेकिन इसके केस में इनके अलावा भी और एक किसी एक फैक्टर हो सकती है, होगी 1/2 इंटू 3 है, तो इस केस में ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी बट रिपीटिंग होगी, या तो 1/5 इंटू 3 है, इसके केस में भी होगी, या तो 1/5 इंटू 2 इंटू 3 है, इसके केस में भी होगी, या तो 1/3 है। इन तीनों में देखिए, इन तीनों में ये 2 भी है एक फैक्टर, 5 भी है एक फैक्टर, और 2 और 5 दोनों भी है। और इसके केस में देखिए एक्सक्लूडिंग कहा ना, एक वर्ड यहाँ एक्सक्लूडिंग है, मतलब 2 और 5 के अलावा भी एक फैक्टर है 3, अलावा भी एक फैक्टर 3 है। तो इसी हालत में क्या होगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी। 3 नंबर देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है, मतलब पाई की वैल्यू पाई या फिर √2 या फिर √3, ऐसे नंबर्स ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इसके केस में रेशनल नंबर की कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये रेशनल नंबर नहीं है, ये 1/3 सपोज ऐसी नंबर्स में इसको रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, मतलब p/q के रूप में इसको हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। इसलिए देखिए इसके आंसर ऐसे लिखिए, नो रेशनल नंबर इज इन सच डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन में कोई रेशनल नंबर नहीं, इट विल बी एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर हो गया। तो भाई 11 नंबर हो गया। अब 12 नंबर देखिए, एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर्स। तो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना तो बहुत ईजी है। पहले 1 नंबर देखिए, 10 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। मिलीमीटर यहाँ तो क्या है, 10 सेंटीमीटर ठीक है। आप देखिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना होगा, तो मिलीमीटर से बड़ा है सेंटीमीटर, तो क्या करना है, डिवाइड देना। तो 6 को 10 से डिवाइड देने से 0.6 होगी, और यहाँ 10 सेंटीमीटर तो ठीक है, तो 10 के साथ 0.6 सेट करने से 10.6 सेंटीमीटर होगी। अच्छा 2 नंबर देखिए, 2 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। अच्छा यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर तो ठीक है, 8 मिलीमीटर को 8 को 10 से डिवाइड देने से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 4.8 होगी। लेकिन यहाँ 2 डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर मतलब देखिए मिली सेंटीडेसी। देखिए 10 सेंटीमीटर से 1 डेसीमीटर होती है, मतलब 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 डेसीमीटर में 10 to the 20 सेंटीमीटर, तो 20 + 4 24.8 सेंटीमीटर। अच्छा ये जो कन्वर्शन है ना, मैट्रिक सिस्टम की जो कन्वर्शन है, इसकी जो चैप्टर है या 12 नंबर या फिर 11 नंबर चैप्टर में मैं डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया, सब बच्चे समझते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लेना, तो कॉन्सेप्ट पानी की तरह क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा 3 नंबर देखिए, 7 DAM मतलब डेकामीटर, 5 मीटर, 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, तो 7 डेकामीटर इक्वल टू 7000 सेंटीमीटर। यहाँ 5 मीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, तो 7500 सेंटीमीटर है। तो 12 नंबर कंप्लीट हो गया ना। अब 13 नंबर देखिए, ए शॉप हैड अ स्टॉक ऑफ 40 किलोग्राम 450 ग्राम शुगर एंड 24 किलोग्राम 650 ग्राम ऑफ इट गॉट सोल्ड ड्यूरिंग द डे, हाउ मच शुगर इज लेफ्ट। तो देखिए किसी एक दुकान में स्टॉक, शुगर की स्टॉक था, किसी एक दिन की सुबह में दुकानदार ने देखी कि इनकी जो थैली है या फिर बुरी कह सकते हैं, शुगर की बुरी में 40 किलोग्राम और 450 ग्राम शुगर है, चीनी है। अच्छा तो दिन भर इन्होंने 24 किलोग्राम और 650 ग्राम सेल की, मतलब बेच दिया। तो आप कितने बाकी है, तो देखिए शुगर इन स्टॉक 40 किलोग्राम 450 ग्राम, शुगर शॉल्ट चीनी बेची गई 24 किलोग्राम 650 ग्राम। तो इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो 0 - 0 0 है, 5 - 5 0 है। अच्छा 4 से तो 6 नहीं जाएगी, तो यहाँ से 1 बोरो कर लेना, तो 14 होगा, 14 - 6 8 है। अब यहाँ 9 बचा, 9 - 4 5 है, और यहाँ 3 बचा, 3 - 2 1 है, तो 15 किलोग्राम 800 ग्राम अब शुगर बचा है बुरी में या फिर दुकानदार के पास, ठीक है। तो ये होते ऐसे होते हैं आंसर बस। अब नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4.3 बार प्लस 7.1 बार इन p/q फॉर्म। तो ये भी बहुत इजी है, इसकी भी कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल्स आलोचना की चैप्टर में। तो देखिए ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 4.3 मतलब क्या है, 4.333 ऐसी आती रहेगी, ठीक है। तो 3 पर बार लगाने से इसका मतलब है 3 बार सेम जगह में आ रही है। तो 4.3, तो इसको शॉर्टकट देखिए स्मार्टली आप कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब ऐड कर लीजिए, ऐड है ना। तो देखिए 4
यहाँ होल नंबर 4 और 7 है दोनों में, तो 4 + 7 11 है। आप देखिए 3 + 4 क्या है, 3 + 4 3 + 1 4 है, तो 11.4 बार होगी। मतलब क्या है, ये 4.333 ऐसी है, और इसके केस में 7.111 ऐसे आती रहेगी। तो यहाँ देखिए 3 + 1 4 है, तो यहाँ जितने सारे नंबर्स आएंगे ना सब 3 आएंगे, और यहाँ भी 1 1 आएंगे ना। तो 3 + 1 4 ऐसी हर एक कॉलम में 3 + 1 4 3 + 1 4 3 + 1 4 ऐसी आती रहेगी। यहाँ देखिए 4 + 7 11, तो मतलब क्या है, ऐड करने से 11.4 बार या फिर 11.444 डॉट 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 ऐसे आती रहेगी। ठीक है, तो ऐड करके पाया। अब देखिए P/Q की फॉर्म में तो इसको लाना ना, तो लेट x इजिकल टू इसकी वैल्यू या फिर इसकी वैल्यू, ये तो इसके बराबर है ना, तो इनकी वैल्यू x लेट कीजिए। तो आप देखिए दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई both the sides by 10, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करने से तो ये 10x हो गया, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल पॉइंट एक डिजिट और भी राइट में मूव होगी, तो 114.444 ऐसे आते रहेगी। अब देखिए 10x इक्वल, आप देखिए इसको दो नंबर्स में तोड़ना और ऐसे तोड़ना ताकि इससे एक नंबर ऐसे बने 11.4444 बने। ठीक है, तो देखिए 103 + 11.444 डॉट 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 ऐसे बन गई। आप देखिए इधर इस साइड में तो 10x है, और 103 प्लस ये किसके बराबर है, देखिए x के बराबर लेट के ना, तो इसकी जगह x लिख दीजिए। तो 10x, तो इस x को इस साइड में ले आने से 9x होगी, और यहाँ तो 103 है। तो आप देखिए x इजिकल टू 103/9 है, x की कोएफिशिएंट क्या है 9 है ना, तो 9 नीचे आ गया, तो मतलब 103/9 है। तो तैयार वो 4.3 बार + 7.1 बार इजिकल टू 103/9, ये P/Q की फॉर्म में आ गया। तो ऐसी होती है इस टाइप की प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 3 टाइम्स इट हाइट, फाइंड द बेस ऑफ लेंथ, फाइंड द बेस लेंथ। अच्छा, तो किसी एक पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम तो ऐसी होती है ना, किसी एक पैरेललोग्राम की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है बेस की 3 टाइम्स है। तो आप बेस भी हमें पता नहीं, लेंथ भी पता नहीं, बट इसकी एरिया पता है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर है एरिया, ये एरिया है भाई। अच्छा, तो इसकी बेस की लेंथ क्या होनी चाहिए, तो यहाँ देखिए यहाँ बात क्या है, यहाँ जो ब्रेथ है, ब्रेथ की 3 गुण है लेंथ, तो अगर ब्रेथ को x माना जाए तो लेंथ क्या होगी 3x होगी। अब देखिए पैरेललोग्राम के एरिया की फॉर्मूला क्या है, सॉरी यहाँ एक चीज़ गलत हो गई, ये हाइट है, हाइट कहाँ, यहाँ हाइट कहाँ, मतलब ऐसी हाइट, ये x है, ये बेस नहीं, वाइड नहीं या फिर ब्रेथ नहीं, ये हाइट है। अच्छा, हाइट के केस में देखिए हाइट x है ना, तो हाइट जब x सेंटीमीटर x है तो इसकी करस्पॉन्डिंग बेस 3x होगी। तो लेट द हाइट बी x, तो देयरफॉर बेस इज 3x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरेललोग्राम की एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट या फिर हाइट इंटू बेस, तो हाइट इंटू बेस, तो x इंटू 3x² इजिकल टू 192। तो आप देखिए x² इजिकल टू x² कोएफिशिएंट 3 है, 3 से इसको डिवाइड करना तो 64 हो गया। तो देयरफॉर x इजिकल टू, ये तो x² की वैल्यू 64 है, तो x की वैल्यू अंडर 64 मतलब 8 सेंटीमीटर है x। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 3 × 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर ना, तो 3 × 8 = 24 सेंटीमीटर। तो ये जो पैरेललोग्राम है इसकी हाइट है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, तो हाइट की 3 गुण बेस है, तो 3 × 8 = 24 सेंटीमीटर होगी इसकी बेस। तो ये होती है आंसर भाई, इजी है, बहुत सी इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड वाइड 50 मीटर हैज 2 पाथ्स parallel to the length and width respectively of wide 3.5 meter crossing each other at the center, find the remaining area of the garden। तो ये बहुत इजी है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमने बहुत सॉल्व की थी। तो देखिए वाइड ऑफ द क्रॉस पाथ 3.5 सेंटीमीटर, देखिए मान के चलिए ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर टाइप की गार्डन है जिसकी लेंथ है 100 मीटर और वाइड है 50 मीटर। ठीक है, अब देखिए दोनों में ठीक मिडिल में अच्छा इस जो ये जो गार्डन है इसकी ठीक मिडिल में ऐसा ही लेंथ के बराबर एक पाथ है और वाइड के मतलब ब्रेथ के बराबर भी और एक पाथ है, मतलब रास्ता है। ठीक है,
क्रॉस रोड है, बीच में दोनों रास्ते एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। और होरिये की लेंथ क्या है, वाइड क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 मीटर है, सॉरी 3.5 मीटर है। ये जो रास्ता है, रास्ता की वाइड मतलब चौड़ाई। अच्छा, तो अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, इन रास्ते की जो एरिया है, इसको छोड़ के बाकी जो एरिया है ना गार्डन की, इसको निकालना। तो एक काम करना, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, तो ये जो रास्ता है इस साइड में ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए यहाँ पे, और इधर ये जो चौड़ाई के बराबर जो रास्ता है इस साइड में ले लीजिए। तो आप देखिए ये इजी हो गई। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन की एरिया निकाल लीजिए। ये पोर्शन तो रास्ते से तो कवर हो गया, तो इसकी एरिया हमें नहीं चाहिए, तो जस्ट इसकी एरिया चाहिए, इसकी एरिया। तो आप देखिए न्यू लेंथ ऑफ द गार्डन इज, देखिए यहाँ से इतने तक तो 100 सेंटीमीटर है, और यहाँ 3.5 मीटर कम हो गई, रास्ते ने खा ली। तो अब क्या हुआ, 100 से 3.5 माइनस करें 96.5 मीटर होगी, क्या है लेंथ। ये जो लेंथ है 96.5 मीटर है। अच्छा, आप देखिए ब्रेथ में भी सेम यहाँ ये जो वाइट की रास्ता है, ये जो रास्ता है 3.5 मीटर की, ये देखिए ब्रेथ से भी कम हो गई ना। तो न्यू ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज 50 माइनस 3.5 मीटर इज इक्वल टू 46.5 मीटर। अब देखिए ये जो नई लेंथ है और नई ब्रेथ है, दोनों को इंटू करने से ये जो रिमेनिंग एरिया है आ जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रिमेनिंग गार्डन इज 96.5 मीटर इंटू 46.5 मीटर इज इक्वल टू 4487.25 स्क्वायर मीटर बाय मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए टैंकर कैरिंग 450 लीटर 440 मिलीलीटर ऑफ वाटर was sent to supply water to different green zones of a city. Variety of plants are grown in these zones and looked after throughout the year in an effort to get cleaner air in the city. If the tanker is left to 224 liter 860 milliliter, how much water did it supply to different green zones? How do plants help in cleaning the air and what is the value that you learn from this? तो किसी एक टैंकर में, पानी के टैंकर में इतने लीटर पानी थे, इतने लीटर। अच्छा, आप देखिए कुछ ग्रीन जोन है, मतलब मान लीजिए दरख्त की बागान है, पेड़ की बागान है, बागान में पानी सींच के दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कितने पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये नहीं, लेकिन आप टैंकर में ये पानी बचा है। इफ द टैंकर इज लेफ्ट टू, मतलब टैंकर में ये पानी फाइनल बचा है 224 लीटर, 224 लीटर और 860 मिलीलीटर। तो कितने पानी सप्लाई हुआ डिफरेंट ग्रीन जोन में, ठीक है। तो मतलब जो पानी पहले था, इस पानी से आप जो पानी है माइनस कर देना। तो माइनस करने से जो रिजल्ट आएगी, जो डिफरेंस आएगी, वो अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाइड होगी, ठीक है। मतलब कितने अमाउंट सप्लाई हुआ ये आ जाएगी। तो देखिए 17 नंबर सोल्यूशन, वाटर इन डी टैंकर 450 लीटर 440 मिलीलीटर, वाटर लेफ्ट। अब वाटर क्या बचा, ये बचा है, तो माइनस कर देना। तो माइनस करने से देखिए वाटर सप्लाइड टू डिफरेंट ग्रीन जोन्स इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0 है, 14 माइनस 6 8 है, यहाँ 13 बचा, 13 माइनस 8 5 है। अच्छा, आप देखिए इससे तो बोरो हुआ ना, तो यहाँ 9 9 माइनस 4 5 है, यहाँ 4 बचा, 4 माइनस 2 2 है, 4 माइनस 2 2 है, 225 लीटर 580 मिलीलीटर ये पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, डिफरेंट ग्रीन जोन में। आप देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रही है कि हाउ डू प्लांट्स हेल्प इन क्लीनिंग द एयर एंड व्हाट इज द वैल्यू दैट यू लर्न फ्रॉम दिस। तो देखिए ग्रीन जोन मतलब पेड़ पौधे या फिर पेड़ों की जंगल हमें कैसे क्लीन एयर देती है। तो ये इसके आंसर ऐसे ही थे, प्लांट्स गिव द एनिमल्स ऑक्सीजन। तो प्लांट्स होते हैं ना, ये हमें पता है कि पेड़ होते हैं, पेड़ ने हमें क्या देती है, ऑक्सीजन देती है, और इसके बदले में एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, हमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, वो पेड़ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इन दिस वे प्लांट्स हेल्प इन क्लीनिंग द एयर। हवा ऐसे ही क्लीन होते हैं, साफ होते हैं। नेक्स्ट कहा देखिए ये जो क्वेश्चन है, इससे आप क्या समझा, आपने क्या समझा, आपकी क्या नॉलेज हुई, मतलब क्या करने के लिए आपको इंडायरेक्टली कह रही है। तो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर टू इंक्रीज ग्रीन जोन फॉर द वेल बीइंग ऑफ एनिमल वर्ल्ड। मतलब क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगानी पड़ेगी, पेड़ पौधे लगानी पड़ेगी, ताकि ग्रीन जोन बढ़ाया जाए। और ग्रीन जोन बढ़ाने से हमें क्या मिलेगी, एनिमल वर्ल्ड की, मतलब हम जो मानव जाति है, मानव जाति के साथ जितने सारे प्राणी हैं, जानदार चीज़ें हैं, सबकी भलाई होगी।
तो भाई इस क्वेश्चन के साथ आपकी टेस्ट 2 कंप्लीट हो गई। तो ऑलरेडी टेस्ट 1 हमने कंप्लीट कर चुकी है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर चुके ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखी। तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।